नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर उत्तराखंड से, जहां पर मंत्रियों के रिश्तेदारों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष ने जांच समिति बनाई है। समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 2 चरणों में ये जांच होगी और साल 2000 से 2011 तक की नियुक्ति की जांच ये कमेटी करेगी और 2012 से 2022 तक की नियुक्तियों की भी जांच इस कमेटी के पास होगी और उसके बाद ये कमेटी रिपोर्ट देगी। अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह है कि वर्तमान विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। और मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करेंगे। हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला के पास चलते हैं इस पर और जानकारी के लिए। रवीश, ये काफी लंबा वक्त है जहां पर इस तरह की नियुक्ति हो रही है। कितने लोगों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिनकी इस तरह से नियुक्ति हुई है और कितने इसमें नियुक्ति करने वालों में कितने राजनेता इन्वॉल्व हैं? क्या कुछ आपको खबर मिल पा रही है? आज देखिए कादम्बरी, ये उत्तराखंड विधानसभा में 72 पोस्टों पर यह नियुक्ति की गई, ये भर्ती की गई और 2021 में यह भर्ती होती है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आज की तारीख में जहां सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए भी परीक्षाएं उनको देनी पड़ती हैं, ये जो नियुक्ति हुई 72 लोगों की, जिसमें से क्लर्क से लेकर सेक्शन अधिकारी तक की पोस्ट थी, उसमें सिर्फ उम्मीदवारों की एक योग्यता देखी गई और वो योग्यता थी कि वो किस मंत्री के खास हैं, चहेते हैं या किस मंत्री के वो रिश्तेदार हैं। इन चहेतों को, रिश्तेदारों को सीधे जो है वो क्लर्क से लेकर सेक्शन अधिकारी तक की जो भर्तियां हैं, नियुक्तियां हैं, वो कर दी गई। और उसके बाद में बाकायदा जब जो उस वक्त के तत्कालीन स्पीकर हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जब उनसे पूछा मीडिया ने कल कि ये नियुक्ति आपने कैसे कर दी, तो उनका कहना था कि ये तदर्थ नियुक्तियां हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये नियुक्तियां की जाती हैं और ये बाकायदा स्पीकर का अधिकार है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर तदर्थ जब नियुक्तियां थी तो उनको टाइप 2, टाइप 3 के बंगलों कैसे मिल गए, उनको आखिर प्रमोशन, 3-3 प्रमोशन एक साल में कैसे मिलते चले गए, तो इसका कोई उनके पास में जवाब नहीं था। तो निश्चित तौर पर यह एक ऐसी रेवड़ी है कादम्बरी जो मंत्रियों के रिश्तेदारों को बांटी गई और इसके वजह से उत्तराखंड के युवाओं में खासा गुस्सा है, क्योंकि पहाड़ के जो युवा हैं एक एक नौकरी के लिए संसाधनों का तमाम सारा अभाव उनको झेलना पड़ता है और एक बाकायदा नौकरियों में गड़बड़ी का एक लंबे समय का सिलसिला है। मैं आपको बताऊं कि वन रक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, गड़बड़ी सामने आई। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में गड़बड़ियां सामने आई, उसमें एसटीएफ ने तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद उत्तराखंड दरोगा की भर्ती निकली, उसमें भी इसी तरीके की गड़बड़ियां सामने आई और ये तो एकदम दाल ही एकदम काली कर दी कि इसमें ना तो कोई परीक्षा करवाई गई, ना ही कोई विज्ञप्ति निकाली गई कि इतने पोस्ट हैं। बस एक फोन कॉल आता है सांसद का, बीजेपी के या प्रदेश अध्यक्ष का या किसी और का जो नेता है बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और उस वक्त के स्पीकर भी बीजेपी के थे, तो वो आता है और उसके बाद में उनको नौकरियां दे दी जाती है। तो इस तरीके की गड़बड़ियां जो हैं वो जब सामने आती हैं, काफी दिनों से ये पूरा मामला चल रहा था। सोशल मीडिया पर पहले एक चिट्ठी वायरल हुई, उसके बाद में ये धीरे धीरे रिपोर्ट होनी शुरू हुई। हम लोगों ने भी 3-4 दिन से इसको दिखाना शुरू किया। तब आज जाकर जो है वो स्पीकर महोदय आती हैं और वो कहती हैं कि अब 2020 से, यानी कांग्रेस के रिजीम में भी ये गड़बड़ियां हुई, ऐसा नहीं है कि उनके रिजीम में गड़बड़ी न हुई हो, क्योंकि तमाम सारा आरोप उनके ऊपर में भी लग रहा है। तो इसकी जब तक एक जांच अच्छे तरीके से नहीं होगी तब तक जो है वो पता नहीं चल पाएगा कि कौन इसमें दोषी है। और ना सिर्फ जांच हो, कई लोग तो ऐसे कादम्बरी की जो कि रिटायर हो चुके हैं, आखिर उनसे कौन, अगर उनकी नियुक्ति में गड़बड़ी पाई जाती है तो उनसे
जो पैसा उन्होंने तनख्वाह के तौर पर टैक्स पेयर का लिया है उसको वापस कैसे होगा। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा मामला है और इसकी विस्तृत जांच की जरूरत है, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा और दोषियों को सजा मिल पाएगी। क्योंकि युवाओं में खासी नाराजगी है, खासा निराशा भरा माहौल है कि वो इतने दिनों से तक तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास बस एक क्वालिफिकेशन नहीं होता है कि वो किसी मंत्री या किसी बड़े जो पदाधिकारी उनके रिश्तेदार नहीं है, इसकी वजह से उनको नौकरी नहीं मिल पाती। तो इसी को लेकर निराशा है, तमाम सारे सोशल मीडिया पर चिट्ठियां वायरल हो रही हैं। तो यही वजह है कि अब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ रहा है और अब बीजेपी सरकार ने ये आज कहा है कि वो विस्तृत जांच करके और एक महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद में वो दोषियों पर कार्रवाई करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी, अगर कार्रवाई नहीं होती है और जांच रिपोर्ट को दबाया जाता है तो इससे बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। जी कदम। बहुत शुक्रिया आपका रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफ़ी व्यापक ये मामला है और रेवड़ियां परिवार और मित्रों के बीच बांटी गई है यहाँ पर। अब क्या होता है, जिनको नौकरियां मिली उनसे तो शायद छीन ली जाएंगी या जो उनको मिला है वो सब कुछ वापस लिया जाएगा या उसकी मांगा जाएगा वापस। लेकिन जिनके जरिए ये सब कुछ हुआ है, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी, क्या उनको इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत करके परीक्षाओं में शामिल होके तब आगे आते हैं, उनके लिए ये बेहद निराश करने वाली बात है कि इस तरह से नियुक्तियां हुई। मध्य प्रदेश के सीहोर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। परिजनों को अपने रिश्तेदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए बाइक पर ले जाना पड़ा है, क्योंकि शव वाहन नहीं था। 26 साल के हसीम की नदी में डूबने से मौत हो गई। उसके शव को स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मिल गई, लेकिन वहां से उसे ले जाने के लिए कोई शव वाहन नहीं मिला। अनुराग द्वारी का हम रुख करते हैं। अनुराग, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, एक पूरा सिस्टमिक फेलियर नजर आता है। बिल्कुल, यहाँ पर कादम्बिनी जो सीहोर और शाजापुर जिले के बीच में पार्वती नदी निकलती है और 26 साल के हसीम की वहाँ पर एक काली पीपल पार्वती नदी पर बना बराज है, वहाँ से वो वहाँ नहा रहे थे और उस समय डूबकर उनकी मौत हो गई। तो वहाँ जो उनके साथ युवक थे, बाकी के लोगों ने हल्ला मचाया, ग्रामीण वहाँ पहुंचे, शाजापुर जिले के काली पीपल और सीहोर से मंडी पुलिस चौकी के लोग वहाँ पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची। बहुत देर तक ढूंढते रहे, उसके बाद शव बरामद किया गया। 30 लोगों का दल था जिन्होंने शव बरामद किया, लेकिन जो काली पीपल अस्पताल है जहां पर उनका पोस्टमार्टम होना था, वहां तक जाने के लिए कोई भी शव वाहन उनको नहीं मिला। मजबूरी में उनके जो परिजन है वो आपको दिखेंगे कि मोटरसाइकिल पर शव को लेकर के जा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि हमने ऐसी ही तस्वीर शहडोल के मेडिकल कॉलेज से दिखाई थी, अनूपपुर में। वहां पर एक शख्स अपनी मां का इलाज कराने आया था, मां को समुचित इलाज नहीं मिला, उसके बाद शव वाहन भी नहीं मिला। उन्होंने 100 रुपए में लकड़ी का एक पटिया खरीदा और उसको बाइक पर रखा और वहां से 80 किलोमीटर का फासला तय करके अपने गांव गुड़ारू पहुंचे थे। तो मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक, और देखिए प्रशासन इसलिए पल्ला नहीं झाड़ सकता क्योंकि सीहोर भोपाल के बगल का जिला है। ये वो जिला है जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं और जिन मामलों की मैं बात कर रहा हूं उसमें से ऐसे कई मामले हैं जिसमें कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई जिला अस्पताल है, जहां से लगातार इस तरह की भयावह तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर कभी शव वाहन नहीं मिलता तो सीएमएचओ का तर्क होता है कि लोगों ने, परिजनों ने सूचित ही नहीं किया। कभी बताया जाता है कि और जबकि इसका बहुत ही एक जो प्रक्रिया बहुत आसान है कि रोगी कल्याण समिति भी होती है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे एनजीओ से टाई अप होता है, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जा सकती हैं। बावजूद इसके एक तरह से जैसा आपने कहा कि ये एक व्यवस्था का दोष कह लीजिए या फिर एक असंवेदनशीलता कह लीजिए कि इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मध्य प्रदेश और यहाँ के लोग मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। और निश्चित तौर पर ये दुखद है, ये तस्वीर, ये निराश करने वाली तस्वीर है, जिस तरह से बार बार इस तरह की घटना हो रही है कि कभी एम्बुलेंस नहीं है, कभी शव वाहन नहीं है और इस तरह से जो अपने हैं वो इस तरह लेकर जाते हैं।
और अब बात करते हैं झारखंड के देवघर की, जहां 2 बीजेपी सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इनके अलावा इनके साथ साथ और भी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 9 लोगों के खिलाफ कुल मिला के एफआईआर दर्ज हुई है और ये एफआईआर है जबरन क्लियरेंस लेने का देवघर एयरपोर्ट पर। सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन इन्होंने किया। जबरदस्ती एटीसी बिल्डिंग में प्रवेश का भी इनके ऊपर आरोप है। निशिकांत दुबे ने भी देवघर के डीसी के खिलाफ ऐसे केस दर्ज कराया है। दिल्ली में उन्होंने ये केस दर्ज कराया है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिखाता है कि किस तरह से ये दोनों सांसद वहां पर पहुंचे और इन सब को लेकर 9 लोगों के खिलाफ देवघर के कुंडा में एफआईआर दर्ज की गई है। हम वहां एयरपोर्ट पर 5:15 पर पहुंचते हैं। एफआईआर खुद कहता है कि 5:25 पर हम एयरक्राफ्ट के अंदर थे। 6:04 पर सनसेट था। उसके आधे घंटे बाद तक, 20 मिनट बाद तक जो है कोई प्लेन टेक ऑफ टेक इन कर सकता है। आप ये समझिए कि किस रूल का वायलेशन हुआ। एटीसी केस नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी केस नहीं कर रहा है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नहीं कर रहा है, डीजीसीए नहीं कर रहा है, ये डीसी देवघर जो है कानून पढ़ा रहा है। डीसी देवघर क्यों कानून पढ़ा रहा है कि जिस नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की ये बात कर रहा है, ये देखिए कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हूं। इसका 15 सितंबर को सुनवाई है। वहां पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। इस देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कैसे नहीं हो, इसके लिए डीसी देवघर और झारखंड सरकार पूरी चिंतित है। ये पूरा उसने हलफनामा, गलत हलफनामा दिया है। मैंने एयरपोर्ट और मैं चेयरमैन हूं उस एयरपोर्ट का, उसके बावजूद भी एयरपोर्ट डायरेक्टर से मैंने अनुमति ली। मनोज तिवारी जी मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने भी अनुमति ली। इसलिए मुझे ना झारखंड सरकार के ऊपर कुछ बोलना है, ना मंजुनाथ भजंत्री के ऊपर बोलना है। हम अंकिता को न्याय दिलाने गए थे। पूरा झारखंड इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। मेरे वाइफ के ऊपर 15 केस कर दिए, मेरे 18-19 साल के बच्चे के ऊपर केस कर दिए। जितना केस करना है करो। 37 केस मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हो गए हैं। केस लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, 2-2 हाथ करने को तैयार हूं। ये लड़ाई जारी रहे। रात की लैंडिंग उसकी शुरू हो, इस नाते निशिकांत दुबे जी वहां के एयरपोर्ट के चेयरमैन हैं। वो एयरपोर्ट अधिकारी के साथ कुछ जानकारी लेने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके थे। क्योंकि मैं भी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूं, मैं सोचा शायद मैं भी कुछ हेल्प कर सकूं। तो उन लोगों ने बहुत सारी इंक्रोचमेंट की है। मैं समझता हूं हम लोगों ने भी एफआईआर करवाई है और इसमें हेमंत सरकार की जो बौखलाहट है वो सिर्फ इसलिए है कि हम अंकिता के घर जाकर के 28 लाख रुपया कैसे दे दिए। इस केस को जिनको दबाना चाहते थे, इतना देश में उठ कैसे गया। और आपको दिखाते हैं कि मामला शुरू कहां से हुआ। देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने ट्वीट किया कि देवघर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और एटीसी बिल्डिंग के अंदर बिना किसी अनुमति के यात्रियों के प्रवेश को लेकर उपायुक्त कार्यालय को पत्र मिला है। इस संदर्भ के सीसीटीवी अवलोकन में पाया गया कि एटीसी बिल्डिंग में दिनांक 31/8/2022 को घटना के वक्त यात्रियों के अलावा कई अन्य व्यक्ति भी एटीसी बिल्डिंग में सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करते हुए प्रवेश किए थे। उपरोक्त तथ्यों के साथ पत्र उपायुक्त कार्यालय को प्रतिलिपि प्राप्त हुआ है। उपायुक्त कार्यालय द्वारा राज्य सरकार के उड्डयन विभाग को सूचित करते हुए आगे की कार्रवाई हेतु पत्र भेज दिया गया है। और देवघर डीसी के जिस ट्वीट को निशिकांत दुबे ने रीट्वीट किया, उस ट्वीट में डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने लिखा था कि इसके अलावे उपरोक्त सभी तथ्यों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि एयरपोर्ट संचालन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए यात्रियों द्वारा एटीसी में प्रवेश किया गया। नाइट ऑपरेशन की सुविधा न रहने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया गया। और इधर बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में केस दर्ज हुआ है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया है। देवघर की डीसी मंजुनाथ और अन्य पुलिस वालों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की है, जो देवघर फिलहाल ट्रांसफर की जा रही है। मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या कुछ कहा गया है इस एफआईआर में? ये एक तरह से काउंटर एफआईआर लगती है और 0 एफआईआर की गई है। देखिए, बिल्कुल ये काउंटर एफआईआर है और ये एफआईआर अभी 0 एफआईआर है जो कि देवघर जांच के लिए ट्रांसफर होगी।
बेसिकली इस एफआईआर में जो निशिकांत दुबे सांसद हैं बीजेपी से, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि वो जब झारखंड से लौट रहे थे और देवघर एयरपोर्ट पर थे, तो उस समय चूंकि वो देवघर एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो वहां पर वो डायरेक्टर से मिलने के लिए गए थे और नंगे पैर गए थे। उनके बच्चे चप्पल लेकर पीछे से आ रहे थे। उसी बीच जो है डीसी जो मंजूनाथ हैं देवघर के, वो वहां पहुंच गए और उनके कहने पर पुलिस कर्मियों ने उनका रास्ता रोका, उनको काम नहीं करने दिया। इस तरह के एलिगेशन हैं और उनका ये भी कहना है कि चूंकि नाइट में फ्लाइट उड़ने की सुविधा वहां पर नहीं है, जिसका केस झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा है, उसी केस के बारे में बात करने गए थे और उसी बीच जो है देवघर के डीसी ने पुलिस वालों को बोलकर उनको रुकवा दिया और इस समय उनके इस तरह से उनके काम में बाधा फंसाई। तो दिल्ली पुलिस को उन्होंने कंप्लेंट दी है, जिसके बाद दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में आईपीसी 323, 448, 201, 506, 120 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और अभी एफआईआर जो है वो देवघर को ट्रांसफर की जा रही है। इसमें जो एक्यूज हैं वो डीसी देवघर मंजूनाथ हैं और कुछ पुलिस वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। बिहार में बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार को बीजेपी ने एक झटका दिया है। मणिपुर के 6 में से 5 जेडीयू विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मणिपुर के विधानसभा अध्यक्ष ने जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। जिन 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है उनके नाम हैं KH जॉयकिशन, N सनाते, मोहम्मद अचबाउद्दीन, AM खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू विधायकों ने यह फैसला बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को ध्यान में रखकर किया है। पार्टी तो हमारी बची हुई है। प्रधानमंत्री बिहार में 2015 के चुनाव में 42 आम सभा किए थे और सीट आई थी 53। वो अपना देखें कि 2024 में कहां जाएंगे। अरे आप तो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया आपने? दिल्ली में अभी आप क्या कर रहे हैं? झारखंड में क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्या किया था आपने? ये सब देख रहा है, देश देख रहा है। हमारी चिंता वो छोड़ दें, अपनी चिंता 2024 की करें। 2024 में वो जुमलेबाज जो हैं वो विदा होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी आजकल भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों की परिभाषा बदल रहे हैं। जहां धन बल का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सदाचार है और विपक्षी पार्टियां अगर 2024 के चुनाव को लेके अगर एक मंच पर आ रही है तो वो भ्रष्टाचार है। वाह, जितने दागी लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं वो साफ सुथरे दुल्हे हो जाएंगे। और अभी जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी, वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के। एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए। ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तब किसी को बनाया अपने यहां? आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है? देखिए, अब मैं तो इसे ट्रबल नहीं समझ रहा और ये तो अब बीजेपी की कार्यशैली का हिस्सा है। कहीं एकनाथ शिंदे टाइप को ढूंढने की कोशिश की जाती है, ना मिले तो एन ब्लॉक अपोजिशन के एमएलए को ही अपने खाते में डाल लो। तो ये नई पॉलिटिकल थियरी है जिसके रचयिता हमारे वर्तमान भाजपा के 2-3 महाशय हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल थियरी डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। और अब सुनते हैं जेडीयू के आरोपों पर बीजेपी का क्या कहना है। कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं ललन जी
कि पैसा देकर खरीदा गया। तो आपके विधायक इतने कमज़ोर हैं क्या कि पैसा देकर खरीदे गए? आपने कैसे लोगों को टिकट दिया? लेकिन ये सब देखिए बेबुनियाद गलत है। हम क्यों खरीदेंगे पैसा देकर? लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार वो चाहते थे कि जनता दल यू एनडीए में रहे और आपने एनडीए से नाता तोड़ दिया। तो स्वाभाविक था कि वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, आरजेडी वहाँ पर है नहीं, तो उनके लिए बहुत नेचुरल था कि वो बीजेपी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। गुजरात में बीजेपी ने हार की बेचैनी में आम आदमी पार्टी के नेता पर हमला कराया। ये कहना है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का। अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कांग्रेस नहीं है, डरने वाले नहीं, मुकाबला करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि ये लोग हर जगह डराते हैं। उन्होंने गुजरात की जनता से संयम बरतने की भी अपील की। कहा कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ट्रांसपोर्ट, पुलिस, सभी की मांगें पूरी की जाएंगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि 27 साल तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया और अब चुनाव के पहले लॉलीपॉप दे रही है। इनकी गुंडागर्दी अब इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर जगह ये लोग डराते हैं लोगों को, हर जगह डराते हैं लोगों को। इस तरह का हमला ये दिखाता है, हमला आप कब करते हैं सामने वाले के? जब आप हार रहे होते हैं। ये हमला ये दिखाता है कि ये बहुत ज्यादा बेचैन है बीजेपी, बहुत ज्यादा उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, बहुत उनको हार की बेचैनी है, उनको हार दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूं कि अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर केवल आम आदमी पार्टी नहीं, हम तो छोटे लोग हैं, ये जनता पे हमले कराएंगे। जनता में से अगर कोई कहेगा कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, ये उस पे हमले कराएंगे। जनता में से जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, ये उस पे हमले कराएंगे। ये गुजरात की जनता पे बड़े स्तर के ऊपर हमले कराने वाले हैं ये लोग। लेकिन हमें संयम रखना है, हमें हिंसा नहीं करनी। और संयम के साथ जिस दिन चुनाव होगा, बटन दबा के आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए। और अब खबर कर्नाटक से, जहां पर बीजेपी विधायक अरविंद लिंबावली एक बार फिर विवादों में हैं। अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक महिला को धमकी देते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब लिंबावली बेंगलुरु में जल जमाव का निरीक्षण करने निकले थे। महिला कुछ कागज दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन विधायक कागज लेकर फाड़ देते हैं। विधायक के कहने पर महिला को थाने भी ले जाया गया और फिर बाद में छोड़ दिया गया। सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ वसूली मामले में फिल्म एक्ट्रेस नोरा फतेही से कल दिल्ली पुलिस ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने नोरा फतेही से ये पूछताछ की। अब 12 सितंबर को जैकलीन फर्नांडिस से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। ईओडब्ल्यू ने सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में एक्ट्रेस से जो पूछताछ की है वो सुबह 11 बजे यानी कल सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक मंदिर मार्ग स्थित आर्थिक अपराध शाखा में हुई है। वहां पर वो मौजूद थी। उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए। जरूरत पड़ने पर नोरा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईओडब्ल्यू ने जैकलीन को 12 सितंबर को बुलाया है। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही से दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ की है। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव जी। सर, क्या पूरा मामला है, क्यों नोरा फतेही को पूछताछ के लिए बुलाया गया? ये मामला तो सभी को पता है, सुकेश चंद्रशेखर वाला मामला है। जो क्राइम ब्रांच ने ईओडब्ल्यू ने जो केस किया था, क्राइम सिंडिकेट जेल के अंदर से चल रहा था और बहुत बड़ी अमाउंट उसमें एक्सटॉर्शन की गई थी। उसी अमाउंट को सुकेश ने बहुत सारे लोगों में बांट दिया था और काफ़ी महंगी गिफ्ट्स, गाड़ियाँ बॉलीवुड में भी उसने बांटी थी।
तो वो जो कड़ियां बची हुई थी केस में, क्योंकि पिछले 1 साल से मेन फोकस मेन कैरेक्टर्स पे था, सुकेश पे, जेल वालों पे और जो हवाला वाले ऑपरेटर्स थे, तो उन सब पे फोकस था। अब जो चीज़ें बची हुई थी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें ये कुछ अभिनेत्रियां वगैरह को जो गिफ्ट दिए गए, जो बहुत ही आलीशान उनको ठहराया गया इधर उधर, उन सब चीज़ों पे अभी बात चल रही है और जिस प्रकार के एविडेंस आएंगे हम कोर्ट को पेश करेंगे। सर, नोरा फतेही ने भी क्या गिफ्ट लिए थे सुकेश से? हाँ, इसीलिए उनको बुलाया गया है। वो गाड़ी वाड़ी और कुछ गिफ्ट्स थी, उन्हीं के बारे में पूछताछ की है। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। सर, वो विटनेस है या एक्यूज है इस केस में, क्या है? ये फैसला अभी होगा, जैसे जैसे उनसे पूछताछ हुई है, औरों से भी पूछताछ होगी, जो उनके जवाब हैं, जो एविडेंस आएगा, अकॉर्डिंगली हम फैसला करेंगे अपने प्रोसिक्यूशन के साथ डिस्कस करके, जो केस के हित में होगा और जो मेरिट्स पे होगा उसी प्रकार हम आगे बढ़े। सर, आपने जैकलीन फर्नांडिस को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, उनसे कब पूछताछ होनी है? उनको सबसे पहले बुलाया गया था, बट उन्होंने अपनी सुविधा जाहिर की थी कि वो कुछ अस्वस्थ है या जो भी है, तो अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि कब आ पाएंगे, जब भी आएंगे तो उनसे पूछताछ करें। सर, इसके अलावा कोई और भी अभिनेत्रियां हैं या 2 ही हैं? हैं 2-3, लेकिन अभी मुझे नाम याद नहीं है। तो ये हैं स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव सर, जो कि बता रहे हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ के बाद उनकी भूमिका का क्या होगी इस केस में, उसको लेकर जो जांच अधिकारी हैं वो बाद में डिसाइड करेंगे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लेकर भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन इजाद कर ली है। आने वाले कुछ महीनों में सर्वाइकल कैंसर की ये वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल कर ली जाएगी और कीमत 200 से 400 रुपयों के बीच होगी। इससे पहले अब तक दुनिया में इस बीमारी से बचाव के 2 ही कंपनियों के टीके मौजूद हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 10 साल की कोशिश कामयाब हुई। महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर का स्वदेशी टीका बनकर तैयार है। जल्द ही इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा। This is a new, discovery, new addition to the armament of preventive healthcare and the armament of vaccine. तो पहले जो अवेलेबल थे उनको इंक्लूड किया गया, धीरे धीरे आगे आएगा। अगले 2 साल में इस टीके के 20 करोड़ डोज तैयार किए जाएंगे और इसकी बाजार में मौजूद बाकी टीकों से कम कीमत होगी। Government of India will induct this in a few months in the national program and in a few months the vaccine will be launched. कुछ महीनों में हम अनाउंस करेंगे, शायद 200 और 400 रुपये के बीच हो सकती है, बट ये सब फाइनलाइज हम बाद में करेंगे। ये टीका 9 से 26 साल के युवक युवतियों को दिया जा सकता है। 95% से ज्यादा मामलों में सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पर है। भारत में 15 साल या इससे ऊपर की 48 करोड़ 35 लाख महिलाएं हैं जिनको इस बीमारी का खतरा है। वैसे तो इसका लाइसेंस बहुत ब्रॉड है, 9 से लेके 45 साल तक, लेकिन हम एम्फसाइज करते हैं कि कोशिश ये की जाए कि यंगर गर्ल्स को लगाई जाए। और इसका कारण ये है कि ये एक वायरस के द्वारा है जो कि लड़कियों में मामूनन जब शादी के बाद इन्फेक्शन हो ही जाता है 80% को। अब तक इलाज की बात होती रही है, अब बीमारी होने से पहले बचाव की, क्योंकि कहीं इलाज के चक्कर में बीमारी लाइलाज न हो जाए और जान पर न बनाए। आज की ये कोशिश स्वस्थ कल को लेकर है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आज तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 25 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। घायलों में ज्यादातर का इलाज बाराबंकी के जिला अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि 6 घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक डबल डेकर बस रास्ते में पंक्चर होकर खड़ी हुई।
टायर बदले जा रहे थे तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी और 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त बस में करीब 150 यात्री सवार थे। ये सभी नेपाल के रहने वाले थे। हमारा लोगों का गाड़ी पंचर हो गया था। तो हम लोग गाड़ी पंचर बनवा रहे थे सर। हमारे लोगों की गाड़ी बन नहीं थी, वो पीछे से आया, ठोक दिया, उसी में 10-12 लोग घायल हो गए। गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये रुपैडिया से गोवा जा रही थी सर। लगभग कितने लोग चोट खाए थे? ये 10-12 लोग हैं, 15 लोग इसी ने मान के। जनपद बाराबंकी के थाना रामनगर क्षेत्र में आज सुबह लगभग 3:30 बजे सड़क के किनारे पंचर पहिया बदल रही एक डबल डेकर बस में पीछे से ट्रक टकरा गई, जिसमें लगभग 20-22 लोग घायल हो गए। सभी को स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 6 लोगों को ट्रामा सेंटर भेजा गया है, बाकी का इलाज चल रहा है। बाकी जिनका इलाज यहाँ कराया जा रहा है वो सामान्य रूप से घायल है। कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था सामान्य है। बस में लगभग कुल 60 सवारियाँ थीं। बाकी सब लोगों को एक ढाबे पर सुरक्षित रखा गया है और उनको नेपाल भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है।